हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रीमा अपनी माँ गुंजन और पिता केशव के साथ रामपुर गांव में रहा करती थी। रीमा के पिता केशव मिट्टी के बर्तन बनाया करते और उसकी माँ गुंजन उन बर्तनों को बाजार में बेचने जाया करती। रीमा को बचपन से ही अच्छा खाना बनाने का शौक था। वो आए दिन खाने की नई नई चीजें बनाती थी। एक दिन वो सुबह उठकर रसोई में जाती है। घर का तो राशन खत्म हो गया है। अब मैं और माँ और बाबा के लिए सुबह के नाश्ते में क्या बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा। खाने की चीज ढूंढते ढूंढते उसे एक चूरे का डब्बा मिलता है जिसमें थोड़ा चूरा था, जिसे देखकर वो अपने आप से बोलती है, अरे वाह, ये तो चूरा है। इससे मैं नाश्ते में पोहा बना लेती हूँ। उसमें ना ही ज्यादा मेहनत लगेगी ना ही राशन। वाह रीमा, क्या दिमाग पाया है तूने। रीमा रसोई में पोहा बना रही थी। तभी उसकी माँ गुंजन मिट्टी के बर्तनों को बेचकर घर आती है और अपने सर से बर्तनों की टोकरी नीचे रखकर रीमा को आवाज देती है, रीमा, अरे ओ रीमा बेटी, कहाँ है तू? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आ। माँ अभी आ रही हूँ, बस 2 मिनट रुको। रीमा थोड़ी देर बाद पानी का ग्लास लेकर गुंजन के पास आती है। लो माँ पानी, और कुछ चाहिए आपको? बेटी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इतनी धूप में बाहर से आई हूँ, सुबह भी कुछ खाकर नहीं गई थी। यहाँ भूख के मारे जान निकल रही है और तू पूछ रही है कि कुछ और चाहिए कि नहीं। अरे गलती हो गई माँ, मुझे पता चल गया कि आपको भूख लगी है। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे भाई, कोई कुछ खाने को देगा कि नहीं देगा? अरे मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऊपर से खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी ही बाबा, मैंने आज कुछ अलग बनाया है। अच्छा, क्या बनाया है आज मेरी रीमा बेटी ने? बाबा, बताने से मुझे दिखाने और आपको खाने में मजा आएगा। अगर ऐसी बात है तब तो जल्दी से खिला दो, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। रीमा रसोई में जाती है और अपने बाबा और माँ के लिए 2 प्लेट में पोहे लेकर आती है, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और रीमा बोलती है, ये क्या है बेटी? पिताजी, ये पोहा है। मैंने नई और अच्छी डिश बनाना सीखा है, खाकर बताइए कैसी बनी है। क्यों हमेशा घर की सभी चीजों में आग लगाती रहती है? तुझे पता है ना कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि आए दिन नई नई और अच्छी चीजें खा सके। अपने हाथों और मन पर थोड़ा काबू रखा कर। क्यों चिल्ला रही हो गुंजन हमारी बिटिया पे? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी के हाथों में इतना स्वाद है, जो ये आए दिन अच्छी अच्छी नई चीजें बनाती है। बाबा, माँ तो हमेशा मुझ पर बस चिल्लाती ही रहती हैं। एक आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। आप बातें छोड़िए और जल्दी से खाकर बताइए। केशव अपनी बेटी के हाथों का बना पोहा खाता है और उसकी तारीफ करता है। दिन गुजरते हैं और आए दिन के साथ साथ रीमा की रसोई दिन पर दिन और अच्छी हो रही थी। साथ ही वो अपने पिता के साथ मिलकर मिट्टी के बर्तन भी बनाया करती। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और वो रीमा को बुलाकर बोलती है, बेटी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी जगह आज तू बर्तन बेचने चली जा। ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं बर्तनों को बेच कर आती हूँ। रीमा बर्तनों की टोकरी अपने सर पर रखती है और गलियों में निकल जाती है। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन ले लो। रीमा की आवाज सुनकर वहाँ एक औरत आती है, जो कि रीमा की स्कूल टीचर मिताली थी। रीमा, तुम यहाँ मिट्टी के बर्तन क्यों बेच रही हो? और तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मैडम जी, हम गरीब लोगों की कभी कोई चीज पूरी होती है क्या, जो मेरी पढ़ाई पूरी होगी? लेकिन तुम ये मिट्टी के बर्तन क्यों बेच रही हो? मैडम जी, मेरे बाबा बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आज मेरी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं मिट्टी के बर्तन बेचने चली आई। काम तो काम होता है ना मैडम जी? बिल्कुल सही बोला रीमा तुमने। बताइए मैडम जी, आपको कौन से बर्तन चाहिए? मुझे तो अपने बेटे के रेस्टोरेंट के लिए कुल्हड़ चाहिए था। उसके रेस्टोरेंट में कुल्हड़ पिज्जा ज्यादा बिकता है। मैडम,
ये कुल्हड़ क्या होता है और इसमें पिज्ज़ा कैसे बनाते हैं। मुझे पिज्ज़ा बनाने का बहुत शौक है, लेकिन उसमें सामान बहुत लगता है और इतने पैसे हम गरीबों के पास है नहीं, इसलिए बस एक बार ही बनाया था। मैडम, क्या आप मुझे एक बार कुल्हड़ दिखाओगी ताकि कल मैं आपके लिए बहुत सारे कुल्हड़ ला सकूं। मिताली अपने बैग से एक कुल्हड़ निकाल कर रीमा को दिखाती है। रीमा मैडम से उनकी दुकान का पता और वो कुल्हड़ लेकर अपने पिता के पास आती है और उसे दिखाकर बोलती है, पिताजी, ये कुल्हड़ है, क्या आप इसे बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटी, ये बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें इस कुल्हड़ की क्या जरूरत पड़ गई? वो पिताजी, आज रास्ते में मेरे स्कूल की मैडम मिली थी। उनके बेटे की कोई खाने पीने की दुकान है, वहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। उन्होंने ही मांगा है ये। कितने कुल्हड़ की जरूरत है तुम्हें? क्योंकि जितने कुल्हड़ की जरूरत होगी उतने ही बनाऊंगा, बाद में पता चले मेहनत खराब हो गई। पिताजी, आप बहुत सारे कुल्हड़ बनाइए और उसे बेचने की चिंता मत करिए, मैं सारे कुल्हड़ बिचवा दूंगी। केशव कुल्हड़ बनाने लग जाता है और सुबह तक बहुत सारे कुल्हड़ बनाकर पैक कर देता है, जिसके बाद रीमा उस कुल्हड़ को लेकर मिताली के बेटे के रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां एक आदमी चिल्ला रहा था, जो कि मिताली का बेटा हर्ष था। कोई भी अपना काम ठीक से नहीं करता है, जब मर्जी छुट्टी ले लेता है। सर, ये कुल्हड़ मंगवाया गया था दुकान पर आपके लिए। आप रीमा है क्या? मुझे माँ ने आपके बारे में बताया था। जी हाँ, मैं ही रीमा हूँ। माँ ने मुझे बताया था कि आपको भी पिज्जा बनाना आता है। क्या आज के लिए आप मेरी मदद कर सकती हो? वो क्या है ना कि ऑर्डर ज्यादा है और काम करने वाले कम, तो आप मेरी मदद कर देती तो सही हो जाता। नेकी और पूछ पूछ, चलिए मैं तैयार हूँ। वैसे भी मुझे अपनी रसोई में नई नई चीजें बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए फिर मैं आपको कुल्हड़ पिज्जा बनाना सिखाता हूँ। हर्ष रीमा को अपने साथ लगा लेता है और उसे कुल्हड़ पिज्जा बनाना सिखाता है। कुछ दिनों में ही रीमा कुल्हड़ पिज्जा बनाना सीख जाती है और उसके हाथों का बना कुल्हड़ पिज्जा कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है, जिसके कारण हर्ष रीमा को अपनी दुकान पर सैलरी बेस पर रख लेता है, जिससे रीमा और उसके परिवार वालों को भी बहुत खुशी थी और हर्ष को एक अच्छा और ईमानदारी से काम करने वाला इंसान मिल जाता है। रीमा को कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तभी एक दिन वो हर्ष के पास आती है और बोलती है, हर्ष जी, आपने मुझे अपने रेस्टोरेंट में काम देकर हम गरीबों की सारी परेशानी दूर कर दी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मुझे सिर्फ नौकरी करके ही नहीं रहना, बल्कि अपने पैरों पर भी खड़ा होना है, अपना कुछ बिजनेस करना है। अच्छी बात है ये तो। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हर्ष जी, मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं ये कुल्हड़ पिज्जा के साथ साथ अपनी रसोई का भी खाना रखूँ, जिसमें मेरी सीखी हुई डिशें भी शामिल हों। लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए, जो आप ही दे सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ काम करोगी और ये काम छोड़ोगी नहीं। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम भी मेरी मदद करोगी। बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है। आपने मेरी इतनी मदद करी है, आपने यहाँ पर मुझे काम पर रखा, इतनी अच्छी सैलरी दी। हर्ष रीमा की मदद करता है, जिसके बाद रीमा अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलती है, जिसमें वो कुल्हड़ पिज्जा के साथ साथ अपनी रसोई भी शामिल करती है, जिससे कुछ दिनों में ही उसके यहाँ कस्टमर्स की लाइन लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें फास्ट फूड और खाना दोनों एक साथ मिल जाता है। अपर्णा शादी में जाने के लिए तैयार होकर अपनी माँ को बुलाती है, तो उसकी माँ अपने कमरे से शगुन के लिफाफे में 500 रुपए डालते हुए आ रही थी। जैसे ही अपर्णा की नजर 500 के नोट के ऊपर जाती है, तभी वो अपनी माँ के हाथ से पैसे और लिफाफा लेते हुए कहती है, माँ, आपके रिश्तेदार की शादी नहीं है जो शगुन में 500 रुपए का पत्ता दे रही हो। अरे तो क्या हुआ, पड़ोसन भी तो अपनी करीबी ही है, और वैसे भी अपने घुटनों के दर्द के चलते मैं उनकी शादी के कामों में मदद भी तो नहीं कर पाई, तो फिर इतना शगुन देना तो बनता है ना। क्या बनता है ना? अरे ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो अपनी बेटी को दे दो, परायों पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और माँ, अपने घर की शादी नहीं है, इसलिए पराई शादी में अब्दुल्ला मत बनो। मैं लिफाफे में 200 रुपए डाल देती हूँ, बहुत है। शादी के शगुन में क्या अपना क्या पराया अपर्णा? ओहो, आप तो कुछ समझती ही नहीं हो।
चलो देर हो रही है। इतना कहकर अपर्णा लिफाफे में से 500 का नोट निकालकर उसमें 200 का नोट रख देती है और अपनी माँ के साथ शादी में जाने के लिए निकल जाती है। हालांकि अपर्णा लड़की तो बहुत समझदार थी, लेकिन बात बात पर अपनों और परायों में बहुत फर्क किया करती। एक रोज वो कॉलेज से घर जा रही थी, तभी रास्ते में वो कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर रुक जाती है और शॉप के अंदर जाते हुए वो एक रोनित नाम के लड़के से टकरा जाती है। तो रोनित उससे कहता है, डोंट माइंड, हाँ मैंने जानबूझकर नहीं किया। डोंट वरी, मैं परायों की बातों और हरकतों को माइंड करने में अपना समय बर्बाद नहीं करती। ओ हेलो मैडम, ये किस एटीट्यूड में बात कर रही हैं आप? मैंने प्यार से कहा तो आप भी प्यार से जवाब दे सकती थी ना। सॉरी, मेरे पास फालतू प्यार नहीं है अजनबी लोगों पर बांटने के लिए। वो बोल ही रही थी कि तभी एक आदमी शॉप से बाहर निकलता है और अपर्णा के पीछे से निकलते हुए उसे धक्का दे देता है। तो अपर्णा खुद को ना संभालते हुए रोनित की बाहों में जा गिरती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। अपर्णा का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तभी रोनित उसे कहता है, क्या हुआ? एक अजनबी की बाहों में गिरकर मजा आ रहा है क्या, जो उठने का नाम नहीं ले रही हैं आप? उसकी बात सुनकर अपर्णा उससे दूर हट ही रही थी कि तभी रोनित उसे छोड़कर चला जाता है और वो सड़क पर बैठ जाती है और गुस्से में रोनित को घूरते हुए मन ही मन बहुत बुरा भला कहती है। इस बात को हुए 1 महीना गुजर गया था। हर माता पिता की तरह फूलवती भी अपर्णा के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। एक रोज फूलवती अपर्णा को एक नया सूट देकर कहती है, ये मैंने खास तेरे लिए सिलवाया है। थैंक यू माँ, ये बहुत सुंदर है। पता है, ऐसा ही सेम सूट मैंने बुआ को मुझे दिलाने के लिए कहा था, लेकिन वो हाँ करके भूल भी गयी। और आज देखो, आपने मुझे लेकर ही नहीं बल्कि इतनी अच्छी तरह सिलवा कर भी दिया। सच में माँ, अपने तो अपने ही होते हैं। हाँ तो फिर अपने की एक बात मान, तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है मैंने। बहुत अच्छा खानदान है, लड़का भी अच्छा कमाता है और अच्छी बात तो ये है कि तेरी फोटो देखकर ही उन्होंने हाँ कर दी है। अब तू भी अपनी माँ की पसंद पर भरोसा कर और उनके सामने रिश्ते के लिए हामी भर दियो। क्या माँ, यू अपना अपना कहकर मुझे जल्दी ससुराल भेजकर पराया करना चाहती हो? खैर, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी। इतना कहकर वो अपनी माँ के गले लग जाती है और अगले दिन लड़के वाले घर आते हैं। फूलवती उनकी आओ भगत करती है और जैसे ही अपर्णा लड़के को देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जिसे उसकी माँ ने उसके लिए पसंद किया था वो लड़का रोनित था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रोनित सबसे अपर्णा से अकेले में बात करने को कहता है। तभी दोनों अलग से जाकर बात करते हैं। मैं सोच ही रही थी कि मेरी फोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कहने वाला लड़का आखिर हो कौन सकता है, और अब पता चल रहा है। माना हमारी पहली मुलाकात थोड़ी खराब थी, लेकिन तुम लड़की बुरी नहीं हो, इतना तो मैं समझ गया। तो कहो, इस अजनबी को अपना बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो अजनबी को पति बनाकर उसे सताने का है। इतना कहकर दोनों शर्माकर मुस्कुराने लगते हैं। इस तरह दोनों की रजामंदी होने पर रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी होती है और ससुराल में अपर्णा अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी कि एक रोज उसके घर सिया नाम की लड़की अपना सूटकेस लेकर उनके घर आती है और आते ही अपर्णा की सास निर्जला के गले लग जाती है। ये देखकर अपर्णा कहती है, सासू माँ, मुझे तो आपने इतनी प्यार से कभी गले नहीं लगाया जितना इस पराई लड़की को लगा रही हो। अरे बहू, ये कोई पराई नहीं बल्कि तेरी ननंद है, सिया, मेरी बहन सुलोचना की छोटी बेटी। हाँ भाभी, और आप जलिए मत, मैं जब भी आती हूँ तो मौसी जी को ऐसे ही गले लगा लेती हूँ। अच्छा, भाई कहाँ है? कुछ देर रुक जा, वो ऑफिस से आता ही होगा। बहू, सुबह मैंने तुझे कमरा साफ करने को कहा था, हो गया ना? हाँ हो गया, लेकिन वो बड़ा कमरा इसके लिए है। और क्या, अब से सिया हमारे साथ ही रहेगी। जा, आज कुछ बढ़िया सा बना ले खाने में। आजा सिया बेटी, मैं तुझे कमरा दिखाऊं। निर्जला सिया को अपने साथ ले जाती है और अपर्णा भी अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अपर्णा पौधों को पानी दे रही थी और रोनित बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी सिया अंगड़ाई लेते हुए बाहर आती है और सामने देखती है कि एक छोटा बच्चा गली में घूम रहा है। तभी सिया कहती है, भाई देखिए ना, वो छोटा बच्चा ऐसे ही रोड पर घूम रहा है, किसी गाड़ी से टकरा गया तो। अरे, ये तो बगल में रहने वाली अंजना जी का बच्चा है। रुको, मैं यहाँ उसे लेकर आता हूँ। आपको क्या करना है? वो अपना बच्चा नहीं है, पड़ोसी का है। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए ना।
आपको क्या फर्क पड़ रहा है? भाभी आप क्या अपना पराया कर रही हैं? छोटा बच्चा है, रोड पर अकेले खेल रहा है, उसके साथ किसी का होना जरूरी है। देखो, तुम फालतू का भाषण ना ही दो तो अच्छा है। मैं अपनों की नहीं सुनती हूँ तो तुम्हारी कहाँ से सुन लूंगी। सिया खुद ही जाकर उस बच्चे को सड़क के किनारे ले आती है। तभी उसकी माँ उसे वहाँ आकर ले जाती है। शाम को खाने के समय रसोई में अपर्णा सबके लिए प्लेट में खाना लगा रही थी। तभी उसकी सास निर्जला आती है और थाली में रखे खाने को देखकर कहती है, बहू ये इन रोटियों में भी तो घी लगा दे। सासू माँ, वो प्लेट सिया की है, वो खा लेती है ना बिना घी की रोटियाँ। जाओ आप उसे दे आओ। बहू तू जैसे देगी वो खा ही लेगी ना, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना, लगा दे इसमें भी घी, तेरी ही ननद है। सासू माँ, सगी ननद नहीं है जो उसे घी वाली रोटियाँ परोसूं, पर आई है, चली जाएगी कुछ दिनों में। और वैसे भी घी ना खाने से वो दुबली नहीं हो जाएगी। बहू ये क्या हर वक्त अपना पराया करती है? इंसान सही होना चाहिए, फिर वो अपना हो या पराया, समझी? इतना कहकर निर्जला वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपर्णा में कहाँ कोई बदलाव आना था। एक हफ्ते बाद अपर्णा शाम के समय राशन लेने के लिए निकलती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना पर्स लाना भूल जाती है और वो नुक्कड़ की दुकान ना जाकर बाजार की तरफ चली जाती है। वहीं किसी दुकान से सारा राशन का सामान लेती है। फिर पैसे देने के समय पर उसे अपना पर्स नहीं मिलता और वो खुद से कहती है, ओह नो, पर्स तो लाई ही नहीं, अभी मैं पेमेंट कैसे करूं? क्या हुआ मैडम, सामान लेने निकली हो लेकिन पैसे नहीं है, पागल बना रही हो क्या? ऐसा नहीं है भाई साहब, वो मैं अपना पर्स घर पर भूल गई और ऑनलाइन पेमेंट के लिए मेरे यूपीआई में पैसे नहीं हैं। आप रुकिए, मैं अभी किसी को कॉल करती हूँ। इतना कहकर वो अपनी सास और उसके पति को कॉल करती है, लेकिन दोनों का फोन बंद था। तो वो अपनी माँ को कॉल करती है, जो कि किसी सत्संग में आई थी। हेलो माँ, मैं बोल रही हूँ। हेलो, कुछ सुनने में नहीं आ रहा मुझे। माँ सुनो, कुछ पैसे लेकर बाजार वाली दुकान पर आ जाओ, जरूरी है। अरे कहाँ आना है? देख अभी कहीं नहीं आ सकती, बाहर हूँ। हेलो 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 माँ, माँ। इतने में ही कॉल कट जाता है। अपर्णा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दुकानदार भी उसे घूरने लगता है। तभी सिया वहाँ से रिक्शे में जा रही थी, तो अपर्णा उसे रोककर सारी बात बताती है, जिसके बाद सिया सारे सामान की ऑनलाइन पेमेंट करती है और अपर्णा को चैन की सांस आती है। ये बात जब उसकी सास को पता चलती है तो वो अपर्णा से कहती है, देखा, समय पर तूने अपनी माँ को कॉल लगाया, लेकिन काम कौन आया? तेरी ननद, जिसे तू हरदम पराया कहती रही। हाँ सासू माँ, मुझे समझ आ गया कि अपना पराया कुछ नहीं होता, इंसान सही होना चाहिए। शादी को 4 साल गुजर गए थे, पर अवनी को अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। बस इसीलिए अवनी की सास काजल उससे चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक शाम अवि और काजल हॉल में बैठी हुए थे। तभी अवनी अपनी सास काजल और पति अवि के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देती हुई कहती है, माँ जी चाय पी लीजिए। हाँ दे दे मुझे, मेरे घर की औलाद तो नहीं दे सकती, पर कम से कम मुझे एक कप चाय तो पिला ही सकती है। माँ कैसी बात कर रही हो आप? और नहीं तो क्या, पर क्या गलत बोल दिया मैंने इसको? अरे भाई, मेरे खानदान को ये नहीं बढ़ा रही है तो मैं इसको बोलूंगी ही ना। माँ, अब जब आप ही अपनी बहू को इस तरह से ताने देती हैं, तो दुनिया तो अवनी को ताने मारेगी ही ना। बेटा मेरी इससे कोई पुरानी दुश्मनी थोड़ी ना है, जैसे इसके कर्म है वैसे इसको सुनना पड़ रहा है। माफ करना माँ जी, पर अगर मेरी गोद नहीं भरी तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो भगवान की मर्जी है ना। हाँ बहू, सही बोल रही है तू, ये भगवान की मर्जी है, पर शायद खुद भगवान भी नहीं चाहता कि तू माँ बने, क्योंकि तू एक कुलक्षणी है। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ही ले। अरे तेरी दूसरी शादी होगी, तू भी खुश रहेगा, साथ ही वो इस घर के अंश को जन्म देगी। सोच, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। माँ आप जानती है ना, मैं अपनी पत्नी अवनी से कितना प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और को अपनी पत्नी बनाने की सोच भी नहीं सकता। पर बेटा अवि, मेरी बात तो सुन। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज। जब से इस घर में आई है, ना जाने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर रखा है, पर ना तो मेरी बात सुन रहा है, ना ही मेरी कोई बात मानता है। मेरे बेटे को तो उसने अपने वश में कर रखा है, साथ इस घर को कोई वारिस भी नहीं दे रही है ये। काजल धीरे से अवनी को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, पर अवनी ये सब कुछ सुन लेती है। पर बेचारी करती भी तो क्या करती, शायद उसकी जिंदगी में औलाद का सुख था ही नहीं। समय गुजरता है, पर दिन वो अवनी को तरह तरह के ताने कसा करती। साथ ही वो अपने बेटे अवि को दूसरी शादी के लिए भी काफी फोर्स किया करती, पर अवि
अपनी माँ की एक नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन काजल खुद से कहती है, अभी शादी के लिए नहीं मान रहा है, पर मुझे अपने बेटे की शादी तो करवानी ही पड़ेगी। क्यों ना मैं अवनी को ही शादी के लिए मना लूं। अगर अवनी मान जाएगी तो अभी भी मान जाएगा। यही सही रहेगा। अवनी के मनाने से अभी मान जाएगा। ये सोचकर काजल अवनी के पास जाती है और उससे कहती है, अवनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है ना। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं और आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। साथ ही मैंने तुझे हमेशा कोसती रहती थी। पर बहू, तू भी तो सोच जरा कि सभी के घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, पर अपना घर वीरान पड़ा हुआ है। अब तू ही है जो कुछ कर सकती है। माँ जी, पर मैं माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ अवनी कि तू माँ नहीं बन सकती, तभी तो मैं तेरे पास आई हूँ। अब एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। मदद? कैसी मदद माँ जी? अब तू ही अभी को दूसरी शादी के लिए मना सकती है। बहू प्लीज, उसको दूसरी शादी के लिए मना ले। देख बहू, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुझसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। अब तू ही है जो इस घर को खुशियाँ दे सकती है। अपनी सास की बात सुनकर अवनी को एक झटका लगता है, पर वो अपनी सास को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी सास ने उससे पहली बार इस घर की खुशियाँ मांगी थी, और खुशियों में कुछ और नहीं बल्कि उसकी सौतन थी। अवनी अपनी सास को निराश नहीं करना चाहती थी, और वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जी से खुद बात करूंगी। अवनी की बात सुनकर काजल वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, पर अवनी पर क्या बीत रही थी शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। शाम को जब अवि घर आता है तो अवनी अवि से उसकी दूसरी शादी की बात करती है। ये सुनकर अवि गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो अवनी, तुम मुझे तुम्हारी सौतन लाने को बोल रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, पर माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं उनको निराश नहीं कर सकती। इसलिए अवि, प्लीज मेरी बात मान जाओ। अवनी की आंखों में आंसू और उसकी बार बार रिक्वेस्ट देखकर अवि दूसरी शादी के लिए मान जाता है, और अब बहुत जल्द अवि की दूसरी शादी रूही नाम की लड़की से हो जाती है। शादी की पहली रात जहां एक तरफ अवनी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी, तो वहीं अवि रूही से कहता है, रूही देखो, मैंने तुमसे ये शादी मजबूरी में की है। मैं अवनी से बहुत प्यार करता हूँ, बस इसीलिए मैंने उसकी बात मानी है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर कहीं ना कहीं रूही को बहुत बुरा लगता है, और वो उससे इस मजबूरी की शादी का कारण पूछती है, जिसके बाद अवि उसे सारी बात बताता है। ये जानने के बाद रूही अपने दिल पर पत्थर रखकर अवि से कहती है, आप अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हैं अवि जी, इसलिए आप उनके पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होंगी। रूही की ये बात सुनकर अब अवि को भी इतना समझ आ गया था कि रूही कितनी साफ दिल की है, पर वो उस समय उससे कुछ नहीं बोलता और अवनी के कमरे में चला जाता है। अवि को अपने कमरे में देखकर अवनी कहती है, अवि, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर माँ ने आपको देख लिया तो वो बहुत चिल्लाएंगी। अवनी, रूही बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है। ये जानते हुए कि उसकी आज मेरे साथ पहली रात है, जब मैंने उसको सारी बात बताई तो खुद उसने तुम्हारे पास मुझे भेज दिया। रूही इतनी अच्छी है, ये जानते हुए भी आप मेरे पास आ गए अवि। इन सब में उसका क्या कसूर है? उसको आपकी पत्नी होने का अधिकार तो दीजिए। अवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, और आज की रात ना तो वो अपनी के पास रहा और ना ही रूही के। अगली सुबह रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी अवनी वहाँ आती है और उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है दीदी? कल रात तुमने अवि को मेरे कमरे में क्यों भेज दिया? तुम्हें पता भी है अगर माँ जी को ये पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगी। दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और रही मम्मी जी की बात, तो उन्होंने अपनी बात मनवानी थी, उन्होंने मनवाई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूं। रूही, तुम्हारी शादी हुई है मेरे पति से, तुम मेरी सौतन हो, तुम्हें मुझसे चिढ़ना चाहिए। दीदी, अभी तक तो नफरत नहीं आई, बस ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है। भगवान ने भी आपके साथ गलत किया है और मम्मी जी ने भी। रूही की बातें सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको गले से लगाकर कहती है, रूही, तुम मेरी सौतन हो, और सौतन ना तो कभी बहन बन सकती है ना ही सहेली, इसलिए तुम दूर रहो मुझसे और अपना हक लेने की कोशिश करो। इतना बोलते ही अवनी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है, पर अवनी और रूही के बीच ना तो नफरत थी और ना ही लड़ाई। वो दोनों ही सहेलियों की तरह रहने लगती हैं।
ये देखकर कि दोनों सौतनों के बीच काफी प्यार है, काजल बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बहू की बलाई उतारते हुए कहती है, हाय मेरी बहुओं को किसी की नजर ना लगे, देखो जरा दोनों में कितना प्यार है। मम्मी जी, भला प्यार होगा क्यों नहीं। दीदी ने मुझे अपनी सौतन कभी माना ही नहीं, हमेशा अपनी सहेली की तरह मुझसे प्यार किया, तो इसी नाते वो मेरी सौतन ना होकर मेरी सहेली हुई। हाँ बहू ये तो है, मेरी अवनी है ही इतनी प्यारी। मम्मी जी, जब आपको अपनी बहू इतनी ही पसंद थी तो आपने अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करवाई? बहू मेरी अवनी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी जगह शायद कोई दूसरी औरत होती तो वो भी यही करती। मुझे बस इस घर का वारिस चाहिए था जो कि अवनी नहीं दे सकती थी। रूही कोई और सवाल करती उससे पहले ही काजल वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। देखते ही देखते अभी रूही के क्लोज आता है और बहुत ही जल्द रूही प्रेग्नेंट होती है। जहाँ दोनों सौतन एक दूसरे की अच्छी सहेली बनती हैं, तो वहीं अब उनके घर को बहुत खुशियाँ भी मिलती है। और इस खुशी को देखकर अवनी कहती है, सौतन सहेली बन गई, इससे ज्यादा बड़ी और खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। पर हमारे घर में इससे बड़ी खुशी आई है और वो इस घर का आने वाला वारिस है। इतना बोलकर अवनी रूही को गले से लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।